Hello everyone, myself Priya Singh. Welcome to my YouTube channel इला अर्नी। दोस्तों, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था 1857 की क्रांति के क्या कारण थे और 1857 की क्रांति को किस क्षेत्र में किस शासक ने नेतृत्व प्रदान किया था और किस अंग्रेज व्यक्ति ने इसका दमन किया था। आज हम देखेंगे कि 1857 की क्रांति के असफल होने के क्या कारण थे, क्यों माना जाता है कि रिवॉल्ट जो है 1857 का वो अनसक्सेसफुल रहा था। तो मेनली आपके ये 5 कारण आपके सामने हैं। सबसे पहला कारण है लैक ऑफ यूनिटी, जिसको हम हिंदी में संगठन का अभाव कहेंगे। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो आपको बहुत अच्छे से आपने ये ऑब्जर्व कर लिया होगा कि दिल्ली में जो ये क्रांति शुरू हुई थी उस क्रांति का डेट कुछ और था और कानपुर में जब ये रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ तो उसका डेट डिफरेंट था। वैसे ही अलग अलग रीजन्स में अलग अलग क्षेत्र में क्रांति के अलग अलग डेट्स हमें देखने को मिलती हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि ये जो अलग अलग शासक अलग अलग क्षेत्र में नेतृत्व प्रदान कर रहे थे, इनके बीच में आपसी कोई भी बातचीत नहीं हुई थी इस क्रांति को लेकर के। इसका मतलब ये हुआ कि यदि ये आपस में बातचीत करके क्रांति नहीं कर रहे थे तो साफ सी बात है कि ये आपस में एक दूसरे को सपोर्ट भी नहीं कर रहे थे या फिर एक तरीके से संगठित होकर के काम नहीं कर रहे थे। और भले ही आपका दुश्मन एक ही क्यों ना हो, लेकिन अगर आप एक बार में संगठित होकर के आक्रमण नहीं करेंगे तो वो दुश्मन नहीं हारेगा। और यही गलती की थी हमारे शासकों ने, हमारे राजाओं ने, रानियों ने 1857 की क्रांति में। दोस्तों, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है नॉन कॉपरेशन ऑफ एलीट क्लास, जिसको हम हिंदी में कहेंगे सामंतों का असमर्थन। इसका मतलब ये हुआ कि लगभग 500 से ज्यादा रियासतें थीं 1857 की क्रांति के वक्त। यानी बहुत सारी छोटी छोटी रियासतें थी, बहुत सारे नवाब थे, बहुत सारे बड़ी बड़ी रियासतें भी थी, लेकिन उनमें से सभी संपूर्ण भारत ने एक दूसरे का समर्थन नहीं किया या 1857 की क्रांति में अपनी भागीदारी नहीं जताई। और 500 से ऊपर रियासतें थी, लेकिन चंद गिनी चुनी रियासतों ने 1857 की क्रांति में भाग लिया। और जैसे कि आप देख सकेंगे कि पंजाब का जो क्षेत्र था, पंजाब का क्षेत्र ने कभी भी 1857 की क्रांति में पूर्ण रूप से भाग नहीं लिया। कोई भी वैसा नेता निकल के नहीं आया वहां से जिसने 1857 की क्रांति को नेतृत्व प्रदान किया गया हो। वैसे ही वेस्ट बंगाल में भी कोई ऐसा नवाब, कोई ऐसा किंग नहीं था जिसने 1857 के रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट किया हो और फिर नवाब पूरे ईस्ट इंडिया में इसको स्प्रेड किया हो। वैसे ही लॉर्ड कैनिंग ने एक ये स्टेटमेंट दिया था कि अगर सिंधिया, जो कि भोपाल के पास में पड़ता है, ग्वालियर और भोपाल के आसपास में एमपी में पड़ता है सिंधिया का क्षेत्र, अगर सिंधिया ने 1857 की क्रांति में पार्टिसिपेट किया होता तो बहुत जल्द ही 1857 की क्रांति की वजह से अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ गया होता। सोचिए कि ये बात अंग्रेजों को भी मालूम हो चुकी थी कि कहीं ना कहीं ये जो भारतीय हैं, सभी भारतीय अंग्रेजों के खिलाफ नहीं है, क्योंकि अंग्रेजों ने इन सामंतवादियों के लिए कुछ न कुछ ऐसा काम भी किया था जिसकी वजह से ये पश्चिमी सभ्यता के, पश्चिमी संस्कृति के समर्थन में रहते थे। भले ही ये भारतीय थे, इन्होंने ये महसूस नहीं किया कि अन्य जो भारतीय देशवासी हैं उनके ऊपर विद्रोह का, उनके ऊपर किस तरीके से दमनकारी नीतियों का प्रभाव पड़ रहा है, और इन्होंने अपनी भागीदारी नहीं दिखाई। तो इसलिए हम कहते हैं कि 500 से ज्यादा रियासतें थीं, लेकिन सभी ने 1857 की क्रांति में पार्टिसिपेट नहीं किया और खास तौर से एलीट क्लास ने या फिर सामंतों ने इस क्रांति में भागीदारी नहीं जताई।
इसके बाद जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो है लैक ऑफ ऑब्जेक्टिव। ऑब्वियसली बात है, अगर कोई चीज आप प्लानिंग करके नहीं चलेंगे तो आप बहुत ज्यादा क्लियर ऑब्जेक्टिव भी नहीं रख पाएंगे। इंसान वही क्लियर ऑब्जेक्टिव रख पाता है, उसको अच्छे से पता होता है कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, जो पहले से चीजों को प्लान करके चल रहा होता है। जैसे कि आपको पता है कि आपको, अगर मैं पढ़ा रही हूं तो किस लेवल तक का आपको कंटेंट चाहिए। अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर आपने यूपीएससी जितना वास्ट सिलेबस कवर कर लिया तो वो भी आपके लिए यूजफुल नहीं है, एक तरीके से आपका नुकसान ही होगा, टाइम का वेस्ट होगा। इसीलिए हम अपने सिलेबस में केवल एसएससी के स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को कवर करा रहे हैं। हमें जैसे हमारे चैनल को प्रमोशन मिलेगा, लोग ज्यादा अगर पसंद कर रहे हैं तो फिर हम आगे जाकर के यूपीपीसीएस और यूपीएससी के लेवल के सिलेबस को कंप्लीट कराएंगे। लेकिन फिलहाल अभी हम एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इन 5 पॉइंट्स को समझ रहे हैं जो कि कॉजेज रहे हैं 1857 के रिवॉल्ट के फेलियर के पीछे। इसके बाद हमारा फोर्थ ऑब्जेक्टिव है, हमारा फोर्थ पॉइंट है लैक ऑफ लीडरशिप। कि इसमें भले ही बहुत सारे शासक रहे थे, बेगम हजरत महल रही थी और उसके अलावा तात्या तोपे, झांसी की रानी, कुंवर सिंह, बहुत सारे शासक रहे थे, लेकिन इन शासकों ने अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए युद्ध लड़ा था, विद्रोह किया था। यानी कि यूनिटी जैसी कोई चीज नहीं थी, ये अलग अलग सेग्रीगेट होकर के लड़ रहे थे। इसकी वजह से कोई कॉमन इशू नहीं निकल के आया, कोई कॉमन लीडर भी नहीं निकल करके आया जो कि पूरे देश को हमारे यूनाइट कर सकता और एक साथ लीडरशिप प्रोवाइड करता। बहादुर शाह जफर को भले ही लीडरशिप प्रोवाइड की गई थी, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं कमजोर पड़ गए थे। तो हम इसलिए कहते हैं कि 1857 की क्रांति में जो लीडर्स थे वो बहुत सेग्रीगेटिव वे में जाकर के लड़ाई कर रहे थे, कोई भी यूनाइट होकर के नहीं आया था जो कि ऑल ओवर नॉर्दर्न इंडिया को भी एटलीस्ट रिप्रेजेंट कर पाया होता। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इनसफिशिएंट आर्म एंड एम्यूनिशन। यानी भारतीय जो सैनिक थे जिन्होंने विद्रोह को स्टार्ट किया था, रिवॉल्ट जो स्टार्ट किया था बैरकपुर छावनी में या फिर मेरठ के वहां से जब स्टार्ट किया था, दिल्ली पहुंचे थे, तो शुरुआती दौर में तो इनके पास बहुत सारी चीजें थी। इन्होंने जो भी फैक्ट्रीज थी आर्म्स एंड एम्यूनिशन की, वहां पे अपना कंट्रोल कर लिया था। लेकिन बाद में लास्ट में आते आते तक अंग्रेजों ने ट्रिक्स अपनाई थी जिसकी वजह से भारतीय सैनिकों के पास या भारतीय शासकों के पास, नेतृत्वकर्ताओं के पास बहुत कम मात्रा में गोली बारूद या फिर आर्म्स एंड एम्यूनिशन जो थे वो रह गए थे। और ये भी कारण माना जाता है कि अंग्रेज जो थे वो उस समय में जिन्होंने चाइना को हराया था, जिन्होंने क्रीमिया को हराया था, इसका मतलब है कि टेक्नोलॉजी वाइज जो ये अंग्रेज थे वो बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव थे, इनके पास अच्छी टेक्नोलॉजीज थी, आर्म्स एंड एम्यूनिशन बहुत ज्यादा अच्छे थे। इसीलिए जो चाइना कभी किसी से नहीं हारा वो ब्रिटिशर्स से हारा था उस समय में। और यही एक कारण था जिसकी वजह से माना जाता है कि हमारे देश के जो सैनिक थे उनको हरा दिया गया, उनका दमन कर दिया गया। और इसीलिए 1857 की क्रांति का बहुत अच्छा कोई परिणाम निकल के नहीं आया, लार्ज स्केल पर इसका कोई परिणाम निकल के नहीं आया। अंग्रेज भारत छोड़कर तो नहीं भागे, लेकिन फिर भी आंतरिक मामलों में कुछ सुधार किए गए थे। भारत के स्थिति को सुधारने के लिए अब इंग्लैंड से कुछ नियम कानून आएंगे जो कि मैं आपको अभी बताऊंगी। और अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 1857 की क्रांति के परिणाम, यानी क्या आउटपुट दिया था 1857 के रिवॉल्ट ने, क्या रिजल्ट रहा था 1857 की 1857 के रिवॉल्ट के बाद का। तो इसमें भी मैंने 4 पॉइंट्स में इसको डिवाइड कर दिया है। हमारा जो पहला पॉइंट है उसमें लिखा है, आप देख सकते हैं, विक्टोरिया का घोषणा पत्र, जो कि लॉर्ड कैनिंग ने 1 नवंबर 1858 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद के मिंटो पार्क में इसको रीड किया था या डिक्लेयर किया था, विक्टोरिया के घोषणा पत्र को। और इसी को हम
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के नाम से भी जानते हैं। बच्चों, जो ये 1857 की क्रांति थी उसने कई तरीकों से भारत में बदलाव किए थे। यहाँ के लोगों को भी कई मायनों में बदल कर रख दिया था। और ऐसा कहते हैं कि ये जो एकता की भावना आई, देश की भावना आई हमारे नेताओं के बीच में, एक शिक्षित वर्ग उत्पन्न हुआ, वो सब 1857 की क्रांति का ही देन है। और हम इस पाठ में यही समझेंगे कि किस तरीके से ये जो स्वतंत्रता की क्रांति आई, लोगों ने एकत्रित होने का निर्णय लिया और एक तरीके से एलीट क्लास की जगह पर एजुकेटेड क्लास ने पोजीशन जो है वो ग्रैब किया। तो ये सब समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जो है विक्टोरिया का घोषणा पत्र, विक्टोरिया का डिक्लेरेशन लेटर, जो कि नवंबर 1, 1858 को लॉर्ड कैनिंग ने मिंटो पार्क में डिक्लेयर किया था और इसी को हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के नाम से जानते हैं। इसमें बहुत सारे बदलाव किए गए थे और इसी के तहत जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था उसको अब वाइसरॉय ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाने लगा था। पावर्स जो थी वो सब बिल्कुल सेम थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल सेम थी, केवल टाइटल चेंज कर दिया गया था। 1858 के अंडर में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वाइसरॉय डिक्लेयर कर दिया गया था, यानी गवर्नर जनरल जो भारत के थे उनकी पदवी को अब वाइसरॉय के नाम से बोला जाने लगा था। इसके बाद जो हड़प नीति के अंतर्गत लॉर्ड डलहौजी ने जिसको इंट्रोड्यूस कराया था, तो उस हड़प नीति को हटा दिया गया और भारतीय शासकों को ये उनको एक तरीके से गारंटी दी गई कि वो अब अडॉप्ट कर सकते हैं अपने सन को और उनका जो सन होगा अडॉप्टेड सन वो नेक्स्ट रूलर बनेगा। तो इसका मतलब है कि गोद लेने के अधिकार को वापस किया गया, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियोस में बताया कि 1857 के कॉजेस बिहाइंड 1857 रिवॉल्ट, उसमें मेन जो पॉइंट था वो यही था कि बहुत ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस किए जा रहे थे, पॉलिटिकल चेंजेस किए जा रहे थे, जिसमें सहायक संधि और हड़प नीति, जिसको हम इंग्लिश में सब्सिडियरी अलायंस कहते हैं और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जिसको लॉर्ड डलहौजी ने इंट्रोड्यूस किया था, उसमें जो भी रूलर होगा वो अपने अडॉप्टेड सन को अपनी प्रॉपर्टी तो ट्रांसफर कर सकता है, लेकिन किंग मेकिंग की जो पावर है वो नहीं ट्रांसफर कर सकता है था। और इसी वजह से जो रूलर्स थे जैसे कि झांसी की रानी और अन्य जो शासक थे उन्होंने विद्रोह कर दिया था। इसीलिए इस बात को मद्देनजर रखते हुए 1857 की क्रांति के बाद ये डिसाइड किया गया, ये निर्णय लिया गया कि ये जो दत्तक पुत्र की व्यवस्था थी उसको हम फिर से कंटिन्यू करेंगे, निरंतर उसको करेंगे। इसके बाद एक और जो कारण था 1857 की क्रांति का, वो कारण था धार्मिक कारण, यानी कि भारतीयों के धर्म के साथ, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, कई सारे बदलाव किए गए थे जिसकी वजह से जो भारतीय थे बहुत ज्यादा गुस्से में थे। और इसी बात को नजर में रखते हुए अंग्रेजों ने अब ये डिसाइड किया कि वो भारत के सामाजिक और धार्मिक मामलों में अहस्तक्षेप यानी नॉन इंटरफेरेंस की पॉलिसी की नीति का को फॉलो करेंगे। यानी कि अब यहाँ के रिलीजियस मैटर्स को, चाहे कोई सती प्रैक्टिस करे, चाहे कोई विडो रीमैरिज प्रैक्टिस करे या न करे, या फिर चाइल्ड मैरिज प्रैक्टिस करे, कुछ भी प्रैक्टिस करो भाई, अब हम तुम्हारे मैटर में इंटरफेयर नहीं करेंगे। इस तरीके की पॉलिसी को इंट्रोड्यूस कराया गया था 1858 में, और इसी को हम क्या कहते हैं, विक्टोरिया का घोषणा पत्र, जिसको हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के नाम से जानते हैं, और हिंदी में हम इसको भारत सरकार अधिनियम 1858 के नाम से जानते हैं, जिसको लॉर्ड कैनिंग ने 1858 में 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद के मिंटो पार्क में डिक्लेयर किया था। इसके अलावा जो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि अब सिविल सर्विसेज को ऑर्गेनाइज किया जाएगा, और ये 1861 के एक एक्ट में इसको जारी किया गया था, जिसमें बताया गया कि अब भारतीय लोक सेवा अधिनियम आया 1861 में। 1861 में ये एक्ट आया, जिसमें लंदन में ऐसा ऑर्गेनाइज किया गया कि अब सिविल सर्विसेज जो है वो ऑर्गेनाइज की जाएंगी और इंडियंस को भी
इंडिया के ऊपर रूल करने का या फिर एक तरीके से वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट करने का चांस दिया जाएगा। कब आया? 1861 में, और भारतीय लोक सेवा अधिनियम के तहत में आया था। और इसी के साथ केवल वन डे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे जो पॉइंट्स थे वो मोर देन इनफ है। और हमारी जो वीडियो है वो खत्म होती है। प्लीज हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें।